हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि है सो जब से मेरा बेबी बॉय हुआ तब से है सो क्वेश्चंस में पूछे जाते थे, दीदी आप अपना प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करो, प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करो, जो कि मैं अभी तक तो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों बाद है सो आज मैं टाइम निकाल करके और ये वीडियो बनाने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लेट जाने वाला है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँ, या तो मैं आपको डायरेक्ट ही मैसेज में ही रिप्लाई कर दूँ, या फिर ऐसो आपको ऐसो मैं तो वीडियो बना करके रिप्लाई करूँ। तो आज मैं ये सारा अपना सिम्टम्स शेयर करूँगी लाइन बाय लाइन, जो कि है सो मतलब पहले मेडिकल कंडीशंस बताऊँगी कि क्या क्या था, मैं अपना क्रेविंग्स बताऊँगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेसेस करने पड़े वो भी मैं डिस्कस करूँगी। हर एक चीज़ मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपसे शेयर करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे हम लोग मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें ऐसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हाँ बेबी हार्ट बीट, या इवन मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैं बार बार सोचती, मैं बार बार बहुत सारे वीडियो सर्च करती थी कि हाँ किस वीडियो से मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर बेबी गर्ल है या बॉय है। ये मुझे खुद भी लास्ट तक मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे बहुत सारे वीडियो में मैं देखी थी कि लोग बोलते हैं क्या कि हाँ 140 BPM से अगर नीचे रहा तो फिर मतलब बेबी बॉय है, और उससे ऊपर रहा तो बेबी बॉय है, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। इवन मतलब कोई भी सिम्टम्स ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो या बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। हर किसी का एक अलग अलग सिम्टम्स होता है, हर कुछ अलग अलग फेस करते हैं। जैसे कि जो सिम्टम्स मेरा था वो मेरी दीदी का नहीं था, बिल्कुल भी डिफरेंट था, लेकिन उससे भी बेबी बॉय हुआ और मुझे भी बेबी बॉय। जब सबसे फर्स्ट स्कैन होता है NT-NB स्कैन, जब जिस टाइम करवाते हैं उस टाइम मेरे बेबी का हार्ट बीट आया था 171 BPM था, और जब मैं सेकेंड लेवल का करवाई थी उस टाइम था 146। और फिर तब ये है सो हमेशा है सो कभी बढ़ा है कभी घटा है, लेकिन कभी भी है सो ये 140 से नीचे नहीं था मेरे बेबी का हार्ट बीट। सिर्फ एक बार जहाँ तक मुझे याद है वो एक बार 139 आया था, जब मैं 8 मंथ वाला स्कैन करवाई थी उस टाइम है सो उसका हार्ट बीट 139 आया था। और जब मैं 9 मंथ मतलब 37 वीक वाला करवाई थी तो उसमें है सो मेरे बेबी का हार्ट बीट आया था 142 BPM। जब भी मैं मंथली चेकअप के लिए जाती थी तो उस टाइम भी जब स्कैन होता था तो उस टाइम भी है सो ऐसा ही आता था, 140 से एबव भी आता था, कभी 140 से नीचे नहीं आया था। मोस्टली ऐसे 151 155 इस तरह से रहता था। मुझे हर मंथ का एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मुझे जो वो शो करती थी वो इतना मुझे याद है कि वो 1 मिनट तक स्कैन करके और फिर दिखाती थी कि हाँ ये तुम्हारे बेबी का हार्ट बीट है, तो मुझे याद है ये चीज़। फिर बात करते प्लेसेंटा का। मेरा प्लेसेंटा है सो एंटेरियर अपर था, और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो एंटेरियर लोअर था, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे एंटेरियर अपर हो गया था। तो उस टाइम मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी क्योंकि ये लोअर था, तो मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डॉक्टर बोली कि ये टाइम मतलब 5th मंथ तक आते आते ये अपर चला जाएगा। प्लेसेंटा के बाद बात करते हैं यूरिन कलर की, जो कि है सो मतलब स्टार्टिंग से लेकर के है सो लास्ट तक यूरिन का कलर में बिल्कुल एक ही जैसा रहा है, वो भी डार्क येलो कलर का, और थोड़ा सा मतलब उसमें वाइट भी। अब तक तो ये सारी बातें थी मेडिकल कंडीशंस की। अब नेक्स्ट है सो मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शेयर करती हूँ कि क्या क्या मुझे फूड क्रेविंग्स होती थी, और क्या मैं खाना पसंद कर रही थी, मुझे कितनी वॉमिट होती थी और कितनी नहीं होती थी। तो मुझे वॉमिट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है सो थोड़ा बहुत होता था, लाइक मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी खाती थी तो लगता था वॉमिट हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। मैक्सिमम मैं अब मतलब पूरी प्रेगनेंसी में 3 से 4 बार ही वॉमिट की होगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं की हूँ। और खाने में मैं बिल्कुल सिंपल खाना, मतलब बिल्कुल भी मसाले वाली सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। उसे देख के मेरा मन अजीब सा हो जाता था, लगता था कि अब ये कैसे खाए, उल्टी जैसा सा होने लगता था। और कोई भी ऐसा मतलब बाहर का चीज़ भी मैं फर्स्ट टाइमेस्टर में बिल्कुल अवॉइड करती थी। हाँ पानी पूरी मुझे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पसंद था, और मैं स्टार्टिंग में तो नहीं खाई हूँ, लास्ट में खाई थी पानी पूरी। स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं खाई थी। जब से मुझे पता चल गया था कि मैं कंसीव कर चुकी, तब से मैं पानी पूरी खाना बिल्कुल बंद कर दी थी। अगर कभी खाती भी थी तो सूखा पापड़ी खा लेती थी, लेकिन मैं खट्टा पानी नहीं खाती थी।
उस टाइम मोस्टली मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ में दाल दलिया, खिचड़ी या फिर मार चावल ही होता था। रोटी भी मैं खाती थी तो बिल्कुल सूखा सा सब्जी, लाइक लौकी का सब्जी बिल्कुल सूखा सा हो गया उसके साथ खा लेती थी, नहीं तो कोई सूखा भुजिया और के साथ खा लेती थी। ग्रेवी वाली सब्जी मैं बहुत कम बनाती थी, मैं खाती ही नहीं थी, तो मैं ज़्यादा। और उस टाइम मुझे नॉनवेज खाना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बात करें कि मुझे किस किस चीज़ों की स्मेल आती थी, तो स्मेल का प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मिल्क के साथ था। मिल्क मुझे बहुत ज़्यादा ही स्मेल होता था, ऐसा लगता है कोई भी मिल्क हो तुरंत ये गर्म किया हुआ या कैसा भी हो, लगता था ये फट चुका है। सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते होते मुझे मेरा हर एक चीज़ सही हो गया था। मुझे कुछ भी खाने पीने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और थोड़ा ठंडा चीज़ जब तक है सो गर्मी स्टार्ट होने लगी थी तो थोड़ा ठंडा चीज़ भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मैं छाछ वाछ ज़्यादा प्रेफर करती थी पीना और छाछ खाना। मिल्क प्रोडक्ट मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ पूरे प्रेगनेंसी में जितना मीठा ऐसे खाती हूँ पूरी प्रेगनेंसी में, मुझे लगता है क्या कि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाई होंगी। लास्ट में जब मैं 8 मंथ स्टार्ट हुआ था तब मैं जा कर के कुछ मिठाई वगैरह खाने लगी थी, नहीं तो फिर जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ वैसे उस टाइम भी है सो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स थे मेरे वैसा ही हो गया। मसाले वाली सब्जी मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी, सिंपल खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा है सो कुछ टाइम तक ही हुआ था, लाइक सिर्फ और सिर्फ 7th मंथ तक ही ऐसा हुआ था। उसके बाद 8 मंथ से फिर सही सब कुछ सही हो गया था, हर एक चीज़ खाती थी। और मुझे 8 मंथ से मिठाई की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी। मैं मीठा बहुत ज़्यादा ही खाने लगी थी उस टाइम भी, क्योंकि मैं पहले तो नहीं खाती थी। फ्रूट्स में मुझे मैंगो पसंद था, ग्रेप्स भी पसंद था, लेकिन जो ग्रेप्स का जब सीजन था तो उस टाइम मैं ज़्यादा नहीं खाती थी, क्योंकि मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखा था कि पूरे दिन भर में ऐसे सिर्फ एक बॉल से ज़्यादा है सो कोई भी फ्रूट्स आपको नहीं खाना, पूरे फ्रूट्स का मिक्सचर बना करके भी एक बॉल तक ही खाना है, नहीं तो फिर प्रेगनेंसी डायबिटीज़ की चांसेस रहते हैं। तो मैं मीठा मेरा खाने का मन भी नहीं होता था और मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड भी की थी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के कारण। 9 मंथ स्टार्ट होते मैंने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि पोस्टपार्टम में फिर कुछ नहीं खा सकते, तो मैं पानी पूरी भी रेगुलर क्या मतलब 1-2 दिन बीच करके खाने चले जाती थी। बाहर का खाना मैं जितना मतलब 8 मंथ तक तो नहीं खाई थी, लेकिन 9 मंथ में ऐसा मैं खाना स्टार्ट कर दी थी। और हर एक चीज़ तो मैं बाहर का खा ही रही थी। चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा अवॉइड की हूँ, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का चाइनीज़ नहीं खाई हूँ। मोमोज़ वगैरह खा लेती थी, वो भी 8 मंथ के बाद में खाना ये सब स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाती थी। फ्रूट्स में मुझे सीजनल में तो मैंगो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो खाती थी। और ऐसे मैं पूरे सीजन ऐसे ऑरेंज खाई हूँ, जिसे मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता था। और लेमन वाटर भी लेती थी, क्योंकि उससे ऐसे मॉर्निंग सिकनेस तो नहीं होती थी, बट जिस टाइम ब्रश करती थी ब्रश के टाइम ऐसा हमेशा लगता था कि वॉमिट होगी, लेकिन होती नहीं थी। आज कभी हुई नहीं, लेकिन जब भी ब्रश करने जाती थी तब लगता था कि अब वॉमिट होगी। ब्रश करना तो एक बहुत बड़ा ही टास्क हो गया था पूरी प्रेगनेंसी में। अब नेक्स्ट मैं आपको अपना स्किन टेक्सचर और हेयर टेक्सचर बताती हूँ। प्रेगनेंसी में बोलते हैं क्या कि मतलब स्किन पे ऐसो डार्क पैचेज आ जाते हैं, स्किन का डार्क हो जाता है, तो हाँ ये सही है। मेरा है सो मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा मेरा कलर बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गया था। और मुझे पिंपल्स तो वैसे ऑयली स्किन होने के कारण मुझे पिंपल्स आते हैं, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी में मुझे पिंपल्स नहीं आते थे, लेकिन मैं कलर बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गया था। और फेस पहले से ज़्यादा सूखा सा लगता था। बिल्कुल भी मेरे फेस पे कोई साइन नहीं था, कोई भी रौनक नहीं था। बाल है सो बिल्कुल भी नहीं गिरते थे। ऐसे तो मतलब बरसात आती है कुछ भी होता है तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी है सो मैं हेयर फॉल नहीं हुआ था। लेकिन हाँ पोस्टपार्टम स्टार्ट होती है फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। मुझे मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा पैर में स्वेलिंग तो नहीं होती थी, बट हाँ मैं पैर बहुत ज़्यादा ही पेन होता था कभी कभी। मतलब जब ये 7-8 मंथ स्टार्ट हो गया था तब पैर में पेन स्टार्ट हो गया था, उससे पहले नहीं होता था। उससे पहले ऐसा नॉर्मल। और कमर दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता था। बीपी मेरा कभी भी हाई नहीं हुआ है, हमेशा मेरा बीपी ऐसा नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा लो ही रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेबी मोमेंट कब फील होना स्टार्ट होता है। तो मुझे बेबी मोमेंट ऐसा 5th मंथ से स्टार्ट होते ऐसा थोड़ा हल्का फील होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हाँ 5th-6th में उतना ज़्यादा तो पता नहीं चल रहा था, बट 7th मंथ स्टार्ट होते ही ऐसा बहुत ज़्यादा ही बेबी मोमेंट ऐसा फील होता था। मतलब सोते टाइम चलते टाइम हर टाइम उसका बेबी मोमेंट मुझे दिन में ऐसा कई बार फील होता था।
और जब 8 मंथ और 9 मंथ में थे तो मतलब उस टाइम है सो हर 2-3 घंटे पे फील होते ही रहता था। इवन जब मुझे लगता था कि अभी बेबी मोमेंट मुझे फील नहीं होता, मैं तो थोड़ा सा कुछ स्वीट्स खा करके और वेट कर जब टच करती थी तो मुझे उसका मोमेंट फील होता था। या फिर मेरे बेबी के साथ था क्या कि हाँ, जब मैं गाना सुनती थी तो उस टाइम भी मुझे ऐसा पूरा बेबी मोमेंट फील होता था। स्टमक पे है सो लाइनिंग जो बनती है नाइग्रा लाइनिंग, वो है सो मेरी बिल्कुल भी स्ट्रेट थी और लाइट कलर में थी। वो डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ था और एकदम बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट थी, जो कि है सो बहुत लास्ट में बना था। स्टार्टिंग मैं खुद भी है सो काफ़ी टाइम तक चेक करती थी क्या कि ये लाइनिंग कब बनेगी, लेकिन वो लाइनिंग मुझे है सो 8-9th मंथ में जाकर के ऐसा विजुलाइज हुआ था और वो बिल्कुल स्ट्रेट था, कहीं भी कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं था। मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर अपर था, तो इसलिए ऐसा मेरा बेबी बॉम्ब भी अपर था, लेकिन मुझे ऐसे ऊपर से बहुत ज़्यादा बेबी का मोमेंट फील नहीं होता था टच करने पे, क्योंकि वो ऊपर जब एंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो वो ऐसे ऊपर से कुशन का काम करता है और ये पोस्टीरियर होता है, तब बेबी मोमेंट ऊपर से भी फील होता है और आप ऐसे उसे देख भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखा भी नहीं था, बस मैं फील करती थी उसका मोमेंट, लेकिन टच करने पे उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, तो वो बहुत कम ही ऐसा टच करने पे पता चलता था। 8-9th मंथ में ऐसा टच करने पे ऐसा थोड़ा कभी कभी पता भी चलता था और कभी कभी नहीं पता चलता था। वैसे मेरी ड्यू डेट थी 5। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी क्या कि मेरा सीजेरियन क्यों हुआ था और मुझे ऐसा अर्ली डिलीवरी क्यों करवानी पड़ी थी। वैसे मेरी ड्यू डेट थी 5 जुलाई की और मैं 20 जून को मेरा बेबी सीजेरियन हुआ था। इसका मैं कंप्लीट डिटेल्स वीडियो है सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि लास्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 37 वीक वाले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेरा क्या आया था और क्या नहीं, ये सारा चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर ले हर एक डिटेल के लिए, और जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप ऐसे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर या तो मैसेज में दूंगी या फिर एक वीडियो बना करके प्रॉपर दूंगी ज़रूर, लेकिन सो थैंक यू।